देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार एक चुनी हुई राज्य सरकार के पीछे इस तरह से पड़ी हुई है, एक केस को लेकर अपनी ईडी, सीबीआई ये सब एजेंसीज लेकर पड़ी हुई है कि केंद्र ने उस राज्य के चुनी हुई राज्य सरकार के लोकप्रिय मंत्रियों को जेल में डाल दिया है। और इसके साथ ऐसा बहुत चांसेस हैं कि निकट भविष्य में शायद कल ही उस राज्य के एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल दिया जाए। और ये केस है दिल्ली लिकर पॉलिसी का केस। तो ये केस क्या है, बहुत से मित्रों ने समझने की कोशिश की और मुझे मैसेजिंग की कि मैं इस पर कुछ बताने की कोशिश करूं, क्लियर कट समझाने की कोशिश करूं, क्या केस है, क्या गलती है, मिनिस्टर्स की क्या गलती बताई जा रही है, क्यों बेल नहीं मिल रही, क्यों जेल में है। तो मैंने ये वीडियो उसलिए बनाया, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट पहले से लिख के नहीं रखता हूं, मैं एडिटिंग भी नहीं जानता हूं कि वीडियो काट के इसको मैं क्रिस्प कर सकूं। तो प्लीज बेयर विद मी, हो सकता है मैं बीच में थोड़ा अटक जाऊं, लेकिन मैं ये आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज बेयर विद मी, और एक एक सेकंड आपको कुछ ना कुछ इनरिच करेगा प्रोबेबली इस केस के बारे में। तो प्लीज बेयर विद मी, अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप किसी को ढंग से समझा पाएंगे, खुद समझ पाएंगे। और ये इस मामले में जो अफवाहें हैं, जो गलत तरह के जो गुमान फैल रहे हैं, उनसे काफी हद तक निजात दे पाएंगे, दिला पाएंगे। तो दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है वो नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने वो लागू की नई शराब पॉलिसी। दरअसल किसी भी सरकार का एम होता है उसका रेवेन्यू बढ़ाना। अगर उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो जनता को उस धन से सुविधाएं दी जा सकेंगी। अब उस धन को बढ़ाने के लिए वो या तो जनता पर जोर दे जनता पर दबाव दे सकती है, टैक्सेशन बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर, ये सब करके जनता से पैसा की उगाही की जा सकती है। जनता परेशान होती है उसमें, और ये पहला तरीका हुआ। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि जनता को बिना परेशान किए हुए कुछ ऐसे स्टेप्स लेना, सरकार में, तंत्र में ऐसे पॉइंट्स ढूंढना जहां से धन आ सकता है बिना जनता को परेशान किए हुए, बल्कि चीजों को और ठीक करते हुए। ऐसा तरीका हो सकता है शायद जहां पर सरकार के टैक्स की चोरी हो रही हो, सरकार का टैक्स आ सकता है लेकिन नहीं आ रहा हो, जैसे जिसको कहा जाता है कि टैक्स की लीकेज हो रही है, वसूली प्रॉपर ना हो रही हो। इन सब चीजों को अगर सुदृढ़ किया जाए तो वो स्मार्ट सरकार होती है। तो केजरीवाल सरकार ने दूसरा स्मार्ट सरकार का रास्ता चुना। अब केजरीवाल सरकार के पास लगातार ये कंप्लेंट्स मिलती रही हैं, आप भी जानते हैं, आपके शहरों में भी ऐसा होता होगा कि जो शराब के ठेके हैं वहां पर भीड़ लग रही है, ईव टीजिंग हो रही है, गुंडागर्दी, एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब आम शिकायतें रही हैं हमारे देश में। लोग खड़े होकर वहीं पर जब दारू पी रहे हैं, और बहुत सारे लोग दारू पी रहे हैं, तो वहां पर जो आम सांभ्रांत लोग हैं, शरीफ लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, उनका वहां पे आना जाना थोड़ा सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो ये कॉमन शिकायत केजरीवाल सरकार को भी मिल रही थी। अब दिल्ली सरकार का जो शराब बेचने का ढांचा था पुरानी शराब नीति के अंतर्गत, वो कुछ इस तरह से था कि दिल्ली में 864 शराब की ऑफिशियल लीगल दुकानें थी। मैं ध्यान दीजिए, लीगल की बात कर रहा हूं। 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 वो गवर्नमेंट की दुकानें थी, गवर्नमेंट एजेंसी, 4 गवर्नमेंट एजेंसीज थी जो ये चला रही थी। 475 सरकारी दुकानें, सरकारी शराब ठेका थे, और उसके अलावा 389 वो प्राइवेट दुकानें थी। तो कुल मिलाकर 864 दुकानें थी। नई शराब पॉलिसी में क्या किया गया कि इनको 15 घटा दिया गया। ध्यान दीजिए, जो कहते हैं ना कि शराब फैला दी, शराब फैला दी, उसका आंसर ये है कि 15 दुकानें कम कर दी और 849 दुकानें कर दी गई। दिल्ली सरकार ने शराब के धंधे से हाथ खींच लिया। दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया कि शराब उसे नहीं बेचनी है, शराब बेचने में दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। और क्योंकि केजरीवाल सरकार ये मानती है कि वो पीपल्स वेलफेयर के लिए, वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी में, अवधारणा में यकीन करती है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है अपने नागरिकों को, उनके बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उच्च क्वालिटी की सस्ती मुफ्त शिक्षा देना, अपने नागरिकों को सस्ती या बेहतरीन या मुफ्त, मैं कहता हूं, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। ये तो बहुत बेसिक्स हैं। तो ये सब बेसिक जो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और ये शराब वराब बेचने का काम, ये गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि उल्टा हो रहा है,
देश में आप देखें किसी भी राज्य में, वहां पर शराब सरकार बेचने में लगी हुई है और सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आम आदमी परेशान है, अशिक्षा फैल रही है, बच्चों की शिक्षा के बुरे हाल हैं और मरीज मर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है उसमें। प्राइवेट जो हेल्थ माफिया है, जो नर्सिंग होम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जो अस्पताल हैं, वहाँ पर लूट मची हुई है। प्राइवेट स्कूलों में लूट मची है। केजरीवाल सरकार ने उल्टा किया। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को अच्छा किया, जो अस्पताल हैं अच्छा किए, मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दिया, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी। और जो शराब का धंधा है उसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम वेंडिंग नहीं करेंगे, तो 849 प्राइवेट दुकानें कर दी, गवर्नमेंट की दुकानें कर दी बंद। अब पुरानी जो नीति थी उसमें यह था कि एक ही एरिया में कंसंट्रेटेड थी। दिल्ली बहुत बड़ी है, अब आबादी हर जगह बिखरी हुई है, लेकिन आप खेल देखिए, अगर शराब की जो लीगल दुकानें हैं, जो नंबर 864 है, वो दिल्ली के एक हिस्से में वो सिमटा रहेगा, तो बाकी जगह की जो आबादी है वहाँ पर जो शराब की डिमांड है वो कैसे पूरी होगी। तो वो लूप होल छोड़ दिया गया अवैध शराब माफिया के लिए। अवैध शराब माफिया वहाँ पर अपना धंधा चलाएगा, शराब की सप्लाई करेगा। और अवैध शराब से नुकसान क्या है? आप कहेंगे हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अवैध शराब से नुकसान क्या है? ये पहला नुकसान ये है कि हो सकता है कि वो स्पिरिट्स लिकर बेचे, जहरीली शराब भी बेच सकता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान मारा जाएगा। घटिया क्वालिटी की नकली ये सब शराब तो आ ही सकती है। तो एक तो सेहत पे नुकसान पड़ेगा, दूसरा नुकसान ये पड़ेगा कि जो अवैध धंधा होता है जिसमें टैक्स नहीं जा रहा है, जो दिल्ली के गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, दिल्ली के एक्सचेकर को, दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है, दिल्ली के पास जो टैक्स आ सकता था वो टैक्स चोरी हो रहा है। तो ये जो टैक्स चोरी हो रहा है, ये दिल्ली के विकास में पैसा लग सकता था। तो इस टैक्स की चोरी जो हो रही है, जो टैक्स नहीं दिया जा रहा है, ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ये अवैध शराब माफिया के पास जा रहा है। अवैध शराब माफिया दरअसल कोई लीगल एंटिटी तो है नहीं, ये सब अपराधी लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडे माफिया लोग हैं, लुच्चे लफंगे लोग हैं। इनके पास जो पैसा जा रहा है ये अपराध में ही इस्तेमाल होगा, ये फिरौती में इस्तेमाल होगा, ये रंगदारी में इस्तेमाल होगा, या हथियारों में इस्तेमाल होगा, ड्रग्स नारकोटिक्स में इस्तेमाल होगा, आतंकवादी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होगा। आपको पता है ये चीजें उन्हीं में इस्तेमाल होती हैं। तो इस पर रोक लगाना इसलिए भी जरूरी था। तो दिल्ली सरकार ने जो 2 से 3 हजार अवैध शराब के ठेके चल रहे थे बाकी दिल्ली में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था, जहां पे लीगल दुकानें नहीं थी पिछली पॉलिसी के मुताबिक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, केजरीवाल बहुत स्मार्ट काम किया, उन्होंने 849 शॉप्स जो खोली वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दी दिल्ली में। 35 जोन्स बनाए और जो आबादी है, डिमांड है, उसके हिसाब से हर जगह वो दुकानें स्प्रेड आउट कर दी। तो उससे क्या हो गया कि जो 2 से 3 हजार अवैध शराब के ठेके थे उनका धंधा हो गया बंद। तो जाहिर तौर पर जो माफिया है वो उखड़ेगा, वो इतनी आसानी से तो आपको छोड़ नहीं देगा। माफिया, चाहे आप सिंघम मूवी में कोई भी देख लें, माफिया हमेशा रिटेलिएट करेगा। तो माफिया ने रिटेलिएट करने का डिसाइड किया। प्रॉबेबली ये जो लिकर पॉलिसी है ये माफिया का रिटेलिएशन है, जो केसेस चल रहे हैं नई शराब नीति लाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर। अब इसमें होता, इसके अलावा क्या आपको बताते हैं कि नई पॉलिसी में और क्या हुआ। नई पॉलिसी में जो 21 ड्राई डेज होते थे दिल्ली में, उनको घटाकर 3 कर दिया। जो राष्ट्रीय हॉलीडेज हैं बस वही ड्राई डे रहेंगे, बाकी दिन ड्राई डे नहीं रहेगा, क्योंकि ड्राई डे का कोई औचित्य नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कोई दिन ड्राई डे नहीं रहता है। अगर ड्राई डे बनता भी है तो लोग उससे पहले लाके स्टॉक करते हैं, या फिर उस दिन कालाबाजारी होती है। तो ये कालाबाजारी भी एक तरह से, क्या कालाबाजारी भी कंज्यूमर का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, इसलिए ये ड्राई डेज घटाकर 3 कर दिए गए। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग एज है, मिनिमम ड्रिंकिंग जो एज है, उसको भी 25 से घटाकर 21 कर दिया गया। क्योंकि 25, क्या आप मानते हैं कि आज तक आपने दिल्ली में देखा हो कि 24 साल का लड़का दारू नहीं खरीद सकता? अरे भाई, 21-22 साल के लड़के पूरे दारू आराम से खरीदते रहे हैं। ये केवल एक लीगल एक ड्रामा
था जिसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। और हाँ, ये जरूर होता था कि मान लो 24 साल का लड़का यदि बियर लेकर जा रहा है और पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है तो वो उससे रिश्वत ले सकता है, उसके रिश्वत का जुगाड़ हो गया। तो इन सबको खत्म करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए 21 साल का एज कर दी गई, जो कि आसपास के भारत के ज्यादातर राज्यों में 21 या उससे कम है। तो दिल्ली तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, नाइट लाइफ है यहाँ पर। लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं वो मतलब दिल्ली में अच्छी खासी संख्या है। लोग बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल सिटी की तरह से इट वाज लॉजिकल, बट लॉजिकल टू मेक इट 21 ईयर्स। तो बल्कि भारत में मैं बता दूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 18 साल भी है, लेकिन कोई उनकी तरफ उंगली नहीं करता, केजरीवाल को उंगली करता है। और आपको बताऊं कि इसके अलावा जो भीड़ भड़क्के की, दारू के ठेकों के आगे भीड़ भड़क्के की शिकायतें थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि 3 बजे तक, 3 AM तक शराब का ठेका खुला रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी मारा मारी ना मचे, वहां पर भीड़ ना मचे। भाई दारू आराम से मिल रही है, आदमी कभी भी ले सकता है, जब भीड़ ना हो तब ले सकता है, भीड़ कभी नहीं रहेगी, आदमी अपना अपना टाइम की सुविधा के हिसाब से जाके ले लेगा। होम डिलीवरी का भी प्रबंध ऐसा प्लान किया गया था कि भाई जिसको पीनी है वो ऑर्डर कर सकता है, घर पे आराम से बैठ के पिएगा। तो शराब की जो वजह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो पब्लिक में दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे। ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। हालांकि इनमें से 21 ईयर्स जो एज करना मिनिमम और 3 ड्राई डेज ये इंप्लीमेंट हो गया था, लेकिन जो 3 AM वाला रूल था और होम डिलीवरी ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। अभी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही रही थी स्टेप दर स्टेप। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनसे ओपन बिडिंग, अब क्या है कि नई जो 849 दुकानें हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को दी जाएंगी। 5 जो सुपर वेंडिंग जोन्स बनेंगे, जो हाई क्वालिटी लिकर भेजेंगे, एक अच्छा जो लिकर वेंडिंग जोन का एक्सपीरियंस वहां पे दिया जाएगा। और वो इस बार प्लान आउट किया गया। इसके अलावा जो दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें थी, उन सब वेंडर्स से पहले लिए जाते थे 8 लाख रुपए लाइसेंस के लिए। 8 लाख रुपए, बताइए, लाखों करोड़ों का धंधा करते हैं, 8 लाख रुपए केवल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है ना। गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया कि 75 लाख रुपए से लिए, लोग खुशी खुशी देने को तैयार हैं। तो इससे दिल्ली के जो करदाता है उसका फायदा है। तो 75 लाख रुपए ये फीस कर दी। फिर इसके अलावा उन्होंने ओपन बिडिंग की, तो खुली इसमें नीलामी हुई। कुछ ऐसा नहीं रहा कि छुपा कर कुछ किया गया हो, अपने बंदों को फायदा दिया गया हो। ओपन बिडिंग थी, जो बेस्ट बिडर था उसको दे दिया गया। तो ये एक काम किया गया। इसके अलावा ये पिछली जो पॉलिसी थी उसमें मिनिमम कारपेट एरिया कुछ रिक्वायर्ड में नहीं था। तो आप राजनीति में अपना जुगाड़ लगा लीजिए और फिर उसके हिसाब से राजनीति में जुगाड़ लगा के अपने लाइसेंस ले लीजिए। छोटी सी जगह भी है, 100 स्क्वायर फीट है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मिनिमम कारपेट एरिया, भाई एक अगर दुकान है तो उसका बेसिक एरिया होना चाहिए, बेसिक बेयर मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए, वो सब डिसाइड किया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो था कि पहले डिस्काउंट नहीं दे सकते थे आप, तो इस बार डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया। अब डिस्काउंट तो बाजार में आप यदि आप खरीदारी करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आप जानते होंगे डिस्काउंट एक बहुत साधारण चीज है। डिस्काउंट दिया जाता है, बाजार में हर कोई डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट क्यों रोकना? भाई पुरानी पॉलिसी में ये लूप होल था कि फिक्स्ड प्राइस रहेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जो सरकारी दुकानें हैं या फिर जो ऑफिशियल दुकानें हैं वो लेबल जो फिक्स प्राइस से नीचे नहीं बेच सकती। अब जो चीज़ हरियाणा में 750 की मिल रही है वो यहाँ पर 850 की मिल रही है, तो बंदा क्या करेगा? वो सस्ता ढूंढेगा। सरकार से नहीं मिल रहा है, तो जो ऑफिशियल सरकारी शराब के ठेके पे नहीं मिल रहा है, तो उसमें अवैध शराब माफिया को मौका मिलता है। वो 750 650 का बेचेगा और उस पर तो एक ढेला टैक्स नहीं मिल रहा है दिल्ली को, तो उसका धंधा बढ़ रहा है, उसका धंधा बढ़ रहा है। और जो सरकारी दुकान है, सरकार है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज को रोकथाम करने के लिए उन्होंने मार्केट को फ्री मार्केट इकोनॉमी करके डिस्काउंट के हिसाब से जैसी डिमांड होगी इस हिसाब से आप अपना स्टॉक देखिए, अपना डिस्काउंट्स दीजिए। कोई भी व्यापारी घाटे में तो बेचेगा नहीं, उसको प्रॉफिट तो चाहिए, वो प्रॉफिट लेगा अपने उस हिसाब से, लेकिन डिस्काउंट्स वो दे सकता है। तो एक ये चीज कर दी गई।
तो अब इसी वजह से आप जो सुनते होंगे ना, अब आपको आंसर मिल गया होगा, वो जो लगातार कि भाई दारू फैला दी, सबको दारू देने लग गए, एक के साथ एक फ्री। अब ये एक के साथ एक फ्री वाली बात सुनिए, एक तो डिस्काउंट्स अलाउ कर दिए गए ये इस वजह से, और दूसरा जो एक के साथ एक फ्री ये बाद में हुआ है, जब दिल्ली लिकर पॉलिसी को विवादास्पद बताया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केस कोर्ट में चला गया, बवाल होने लग गया, तो जो दुकानदार थे वो डर गए, जिन्होंने लाइसेंसेस लिए थे, अब वो डर गए, खटाई में पड़ गया यह पूरा प्लान, दिल्ली गवर्नमेंट भी उसमें उलझ गई। तो लोग स्टॉक क्लियर करने के लिए फिर उन्होंने डिस्काउंट्स देने शुरू किए और एक पर एक फ्री कर दिया। तो ये स्टॉक क्लियर करने के लिए करते ना, वो किया गया था। तो इसको ये कहना कि केजरीवाल ने ये सब छूट दी थी, ये सब गलत है, केजरीवाल बांट रहा था, केजरीवाल कुछ नहीं बांट रहा था। और ये जो जिम्मेदारी आ गई वेंडर पे कि वो असली माल बेचेगा, नकली नहीं बेच सकता, नकली शराब नहीं बेच सकता, इंसान के गरीब आदमी भी हो पीते हैं, उनकी कम से कम सेहत बची रहेगी, दिल्ली को टैक्सेशन मिलेगा, आगे भीड़ नहीं रहेगी दुकानों के आगे। कितने अच्छे काम किए गए। दिल्ली का रेवेन्यू वो 9,000 करोड़ रुपए इजाफा का 9 से 10,000 करोड़ रुपए वो रेवेन्यू बढ़ने लग गया। दिल्ली का जो कर चोरी हो रहा था वो दिल्ली के खाते में ऑफिशियली आने लग गया। लेकिन ये 2 से 3 हजार जो अवैध शराब के ठेके थे, ये किसके थे? ये उन लोगों के थे जो सालों से एमसीडी में सत्ता में थे और अब केंद्र में सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, माफिया थे। ये माफिया बिदक गए, जिसकी वजह से ये कोर्ट में केस डाल दिया गया और हंट करना शुरू कर दिया गया, हाउंड करना शुरू कर दिया गया आम आदमी पार्टी को। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे खाए हैं कुछ लोगों का फेवर करके। वो बोलते हैं कि जो मार्जिन बढ़ाया गया, मार्जिन बढ़ा के 12% कर दिया गया, पहले 5% होता था गुरु। 5% तब होता था जब फिक्स प्राइस रखते थे आपने अभी डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। अब अगर 12% कर दिया, अब उसमें से डिस्काउंट होगा ना। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जानते हैं कि 12% डिस्काउंट है, उसमें से कुछ डिस्काउंट 12% उसका मार्जिन है, उसमें से कुछ उसको खेलने के लिए मिलेगा, डिस्काउंट करने के लिए, व्यापार करने के लिए मिलेगा, बल्क डील्स भी कर सकता है वो। तो ये सारी चीज़ें रेस्टोरेंट्स के साथ में, होटल्स के साथ में बल्क डील्स हो सकती हैं। ये सब चीज़ें उसको मिल गई। तो व्यापारी प्रॉपर जैसे व्यापार होता है, अच्छा व्यापार होता है, वैसे उसको सुविधा मिल गई। तो ये कह रहे हैं कि पहले 5% होता था, मार्जिन बढ़ा दिया, फेवर कर दिया। अरे किसी पॉलिसी का चेंज कर दिया जाए, मार्जिन बढ़ा दिया जाए, तो ये कैसे हो गया भाई? पहले 8 लाख आप उससे लेते थे, अब 75 लाख भी तो ले रहे हो। आप देखो अगला कितने गुना आपसे 9 साढ़े 9 गुना वो इन्वेस्ट करेगा, तो वो क्या मार्जिन भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो ये कहाँ से? इसमें दिल्ली गवर्नमेंट या आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, जिनके नाम आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या, उनके पास कहा जा रहा है ब्राइब आई। भाई ब्राइब आई तो कुछ सबूत तो होना चाहिए, आप ऐसे तो नहीं कह सकते। अब एक और चीज अखबारों में उछल के आई कि भाई कोविड के समय में 144 करोड़ जो लाइसेंस की वेंडिंग फीस थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया। भाई कोविड के टाइम तो सबको छूट मिली। कोविड के टाइम अगर धंधे नहीं चल पाए, गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट क्या खून चूसती रहेगी? अपने व्यापारियों का खून चूसती रहेगी? गवर्नमेंट क्या अपने नागरिकों का खून चूसती रहेगी? सबको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिया गया है, उनको रिबेट दी गई है। नरेंद्र मोदी क्या बाहर से कंपनी लाते हैं तो क्या छूट नहीं देते हैं? अगर रेडमी, जो शाओमी है, एप्पल है, उनको आप फैक्ट्री लगाने के लिए छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, तो हम कहें कि 10% ये पैसा नरेंद्र मोदी ने खा लिया? क्या ऐसा कहा जाएगा? अडानी को लगातार पॉलिसीज बदलने की वजह से अरबों खरबों रुपए का फायदा हुआ है, तो क्या हम ये सीधे सीधे माने कि ये पैसा खाया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौतम अडानी से? तो कोई सबूत तो देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है मनी ट्रेल तो देनी पड़ेगी ना, आपको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ में। अब देखिए भाई साहब, मनीष सिसोदिया को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उससे पहले आपने विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के एक सदस्य रहे और कम्युनिकेशन वगैरह देखते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। बोला गया इसने इससे बात की, उसने उससे बात की, इस तरह से पैसा आया, उस तरह से पैसा आया। और पैसा कौन सा बता रहे हैं? नॉर्मल जो बिजनेस हो रहा था, जो ऑफिशियली पैसा इन्वेस्ट किया गया था वेंडर द्वारा, जो कि उसकी कमाई हो रही थी, जो कि वो डिस्काउंट दे रहा था, इन्हीं सब पैसों की बात कर रहे हैं। विजय नायर
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, कितने छापे मारे गए हैं, मतलब हजारों की संख्या में छापे मारे गए हैं, लेकिन 1 रुपया चवन्नी नहीं मिली, कोई ट्रेल नहीं मिला। कभी बोलते हैं कि गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए 30 करोड़ रुपए के, वो भी कहीं नहीं दिखा, केवल हवाबाजी कर रहे हैं बहुत। और जो उसमें कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो वो मना करते रहे, उसके बाद फिर उन पे अत्याचार शुरू किए गए। ऐसा उनके परिवारों ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें थप्पड़ मार के डराया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि किसी को बोला जाता है कि उनकी बेटी कॉलेज जा रही है तो उसको कॉलेज से उठवा लेंगे, किसी को मौत की धमकी दी जा रही है, किसी को मार मार के कान से खून निकाल दिया जाता है, लगभग बहरा कर दिया जाता है। ऐसे में साधारण व्यापारी क्या करेगा? साधारण व्यापारी जो 2-3 थे, उन लोगों को अप्रूवर बना दिया गया। जो पहले ना बोल रहे थे अब वो बोलने लग गए कि जी मैंने मनीष सिसोदिया को पैसे दिए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ इसके बिना पर फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। आज हम बैठे हैं नवंबर में, फरवरी से लेकर नवंबर तक लगातार उनकी बेल टाली जा रही है, एक के बाद एक दूसरे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, 1 रुपया साबित नहीं कर पाए हैं। और अब जाकर वो कह रहे हैं कि ये बंदा कह रहा है इसलिए मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं पैसा जरूर लिया होगा, कहीं कोई खाते में, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और अब तो जैसे कल एप्पल पे जो मैसेज आए हैं कि उससे बात साफ साबित हो गया है कि विपक्ष आदि के फोन टैप हो रहे हैं। पहले भी ये खुलासा हुआ था कि इजराइल का जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, जो स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है फोन में, वो गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है अपने विपक्ष, अपने विरोधियों को ट्रैक करने के लिए, उन पर जासूसी करने के लिए। और कल ये प्रूव हो गया, एप्पल ने भी बोल दिया। अब मजे की बात देखिए, फोन तो टैप हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सभी के फोन टैप होने के बावजूद फरवरी से लेकर आज तक सीबीआई, ईडी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कोई भी 1 रुपए का सबूत नहीं दे पाया। भाई फोन टैप हो रहा था, तुम कह रहे थे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं तो पकड़ लेते, कहीं नहीं पकड़ पाए। कोर्ट ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, हर बार बोला कि आप मनी ट्रेल नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, कहीं तो पैसा दिखाओ, ये आर्ग्यूमेंट 2 मिनट में गिर जाएगी। उन्होंने हड़काया, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के, उनको हड़काया। ऐसा बार बार हुआ। कोर्ट ने जो अपना नतीजा दिया अंत में, मतलब आप समझिए कि नीचे के कोर्ट से चलते चलते ये सुप्रीम कोर्ट तक बेल की एप्लीकेशन पहुंची है। बार बार, जिसको कहते हैं ना हिंदुस्तानी संस्कृति में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अगर मंशा नहीं है ठीक, तो यही होता है। लोग कहेंगे कि भाई अब बताओ बेल क्यों नहीं मिली, अब बताओ बेल क्यों नहीं मिली। हम बताते हैं बेल क्यों नहीं मिली। बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि बेल देने की मंशा नहीं थी। आपने खुद कहा कि ये केस 2 मिनट में गिर जाएगा। कोर्ट ने खुद कहा कि कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हुआ। कोर्ट ने खुद कहा कि चवन्नी नहीं दिखा पाए तुम। कोर्ट ने खुद कहा कि जो ये अप्रूवर है, इसकी बात पे कोई भरोसा करके किसी को लगातार जेल में सड़ने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने ये सारी सब बातें खुद कही हैं। लेकिन जब वो फैसला करते हैं तो वो कहते हैं कि 338 करोड़ 338 करोड़ रुपीस की मनी ट्रेल टेंटेटिवली एस्टैब्लिश होती है। बहुत इंटरेस्टिंग शब्दावली इस्तेमाल की। टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है? शायद टेंटेटिवली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टेंटेटिवली एस्टैब्लिश हुई है। 338 करोड़ का फिगर पूरी बहस में कहीं नहीं दिखता है, जो इतने महीने बहस चली है, जिरह चली है सुप्रीम कोर्ट में। और 338 करोड़ का फिगर क्या है? 338 करोड़ वो प्रॉफिट है जो सारे के सारे जितने भी लिकर के वेंडर्स थे दिल्ली में, उनका जो टोटल प्रॉफिट है, यानी कि लीगल, ये तो ओपन बुक्स में है यार, उसमें तो कुछ छुपा भी नहीं है। वो दारू बेच रहे हैं, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 338 करोड़ है, जिसको तुम बता रहे हो कि ये रिश्वत है। अरे रिश्वत देगा कोई? अगर मैंने किसी को प्रॉफिट करने में इलीगल तरीके से हेल्प कर दी तो वो मुझे किकबैक देगा ना, कहीं से। भाई मुझे कोई सोने की मूर्त देगा, हीरे मोती जवाहरात देगा, प्रॉपर्टी देगा, कुछ तो गिफ्ट देगा, कहीं तो मेरे बैग में डालेगा पैसे, कहीं तो मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा, मेरे घर में मिलेंगे, मेरे बैंक अकाउंट में मिलेंगे, मेरे रिश्तेदारों में मिलेंगे, कहीं तो पैसा मिलेगा। कुछ नहीं है। जो उनका लीगल प्रॉफिट है उसको बताया जा रहा है कि ये टेंटेटिव
मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। इसी बिना पर और उसी बिना पर संजय सिंह को भी जेल में डाल रखा है, मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल रखा है, देर सवेर शायद कल ही अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालेंगे। तो ये पूरा का पूरा लिकर का केस है। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए जो चिल्लाते फिरते हैं कि दिल्ली को शराब में डुबा दिया, शराब की लत लगा दी, गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी, पैसा खाया और ये सारी चीज़ें, सबका आंसर मैंने आपको दे दिया है। दिल्ली में दुकानें पहले से बहुत कम हो गई। पहले 2 से 3 हज़ार तो अवैध दुकानें थीं, वो कर दी 0। पहले 864 टोटल दुकानें थी, अब कर दी 849। पहले छोटी मोटी दुकान भी कहीं भी खोल सकते थे, अब स्टैंडर्ड की दुकानें केवल खुलने लग गई। पहले अवैध शराब बिकती थी, अब अवैध शराब नहीं बिक रही। पहले बहुत सारा अवैध शराब का पैसा जाता था दिल्ली के अवैध शराब के धंधे में, और उससे गैर कानूनी गतिविधियां होती थी, युवा विरोधी, बच्चों विरोधी गतिविधियां होती थी, आतंकवाद समर्थक गतिविधियां होती थी, हथियार के लिए, माफिया के लिए गतिविधियां होती थी। वो सब पे एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया वन एंड ओनली मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने। और अब वो चीज़ रोक दी गई, दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ गया। दिल्ली का जो रेवेन्यू बढ़ गया, आप समझिए कि शराब से जो पैसा आया उससे बच्चों के स्कूल, क्लासरूम्स, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, गरीब महिलाओं के लिए वो नौकरी करने एक कोने से दूसरे कोने पर दिल्ली के ट्रैवल कर सकती हैं फ्री में। बच्चों को, परिवारों को सहारा मिलने लग गया, इकोनॉमी बेहतर होने लग गई, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल द्वारका की फ्री यात्रा करा रहे हैं, इतनी कई सारे तीर्थ स्थानों की, रामलला के दर्शन भी फ्री में करा रहे हैं बुजुर्गों को। बताइए ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होगी? ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डाल रहे हैं झूठे आरोप में। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था, आप अपने दिल से पूछिए कि ये लिकर पॉलिसी क्या है, सही है। लिकर पॉलिसी बोल के ऐसा हवा बनाने से, लिकर पॉलिसी तो हर जगह है, हर गवर्नमेंट में है। दिल्ली से ज़्यादा डेंसिटी दुकानों की बहुत जगह है। दिल्ली से ज़्यादा अवैध शराब हर जगह बिक रही है, दिल्ली से ज़्यादा अवैध शराब से मौतें हर जगह हो रही हैं, दिल्ली से ज़्यादा काला बाजारी हर जगह हो रही है, दिल्ली से ज़्यादा अवैध शराब के धंधे से आतंकवाद, नारकोटिक्स हर जगह पनप रहा है, दिल्ली से ज़्यादा रिश्वतखोरी हर जगह चल रही है शराब के में। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्योंकि रोक लगा दी, अवैध शराब के माफिया ने और इस देश के पॉलिटिकल माफिया ने, जो कि बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता, जो कि बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा नहीं देना चाहता, जो नहीं चाहता कि घरों में मुफ्त बिजली मिले क्योंकि उसका दोस्त अडानी महंगी बिजली बेचने पे आमदा है, वो नहीं चाहता कि लोगों को फ्री पानी मिले, वो चाहता है कि पानी के लिए भी इंसान बूंद बूंद के लिए तरसे, महंगा पानी खरीदे। वो नहीं चाहता कि बच्चों बीमारों का इलाज हो जाए, इंसान माफिया की, हेल्थ माफिया की शरण में जाए, महंगे दुकानों अस्पतालों की शरण में जाए। ये उस माफिया की करतूत है जो कि हमारे इनोवेटिव मिनिस्टर्स को दिल्ली के एक के बाद एक जेल भेज रही है। और ये ईमानदार लोग, ये बेचारे लोग शराफत से जेल जा रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, इन्हें कोर्ट से लगातार आस है। लेकिन कोर्ट से आस रखना, वो दिख रहा है, कोर्ट कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन कोर्ट पे गुस्सा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप आशीष खेतान की किताब पढ़िए तो गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, गुजरात सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे भी आंच आई, उस दंगे में रोल की बात हुई। आपको पता होगा कि जजेस के लिए प्राइम प्लॉट्स, 34 प्राइम प्लॉट्स जजेस को बांटे गए थे। तो उस क्यों बांटे गए थे, उससे क्या हासिल हुआ होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। आप जानते हैं कि जज लोया का क्या हुआ था, उनके 2 सहयोगियों का क्या हुआ था, जिनको ये खास बात पता थी, क्यों हुआ था, ये ट्रेलर किसके लिए था। जजों पे भी खतरा है। आपको पता है कि जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चलमेश्वर आदि ने एक सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी न्यायपालिका में हो रही अनियमितताओं को लेकर। लेकिन उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई पर जो एक यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगता है, और उसके बाद जस्टिस गोगोई प्रो बीजेपी राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, वो भी सांचे में उतार लिए जाते हैं। फ़ोन तो टैप हो ही रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ये बात एक कॉन्फ्रेंस में कही भी थी कि जजेस के भी फ़ोन टैप हो रहे हैं। अगर किसी के सीक्रेट्स, किसी के डर्टी सीक्रेट्स किसी के पास हैं, सरकार सलामत के पास हैं, तो उन्हीं के हिसाब से चलना होगा।
तो ये वो चीज़ हो रही है। अब आप खुद समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, और आपको ये सच पहुंचाना होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी, छोटा नहीं बना पाया, लेकिन ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप ये सच एक एक भारतीय तक पहुंचाएंगे।